तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 8 जो है रूरल लिवलीहुड, यानी कि देहात के रोजी रोटी। मतलब जो देहात में लोग रहते हैं, गांव में जो लोग रहते हैं, वो कैसे जिंदा रहते हैं, वो कैसे अपना काम करते हैं, ठीक है। क्या क्या वो बिजनेसेस करते हैं जीने के लिए, ठीक है। कैसे वो पैसा कमाते हैं, सारी चीज़ हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो शुरू करते हैं। पहला इंट्रो और बेसिक्स में है। कह रहा है कि जो एग्रीकल्चर होता है या जो खेती होती है, ठीक है, वो मेन एक्टिविटी होता है गांव में, ठीक है। मतलब एक्टिविटी यानी कि गतिविधि, ठीक है। अब अगर आप गांव में जाते हैं तो जो 75% लोग ऐसे होंगे जो गांव में क्या कर रहे होंगे, खेती कर रहे होंगे। बाकी जो 25% लोग होते हैं या तो लेबर होते हैं, यानी कि लोअर मतलब तो गरीब लोग होते हैं, या तो क्राफ्ट पर्सन होते हैं। क्राफ्ट पर्सन यानी कि जो दौड़ा वगैरह बनाते हैं, नहीं होता है, छोटा छोटा जो पॉट्स होते हैं वो सब बनाते हैं। तो वो लोग क्या होते हैं, वो 25% में आते हैं। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर, एग्रीकल्चर या फार्मिंग यानी कि खेती या खेती बाड़ी जो होता है वो मेन काम होता है गांव में। लगभग 75% लोग गांव के क्या करते हैं, खेती करते हैं, अपने मतलब घर को चलाने के लिए, बिजनेस करने के लिए खेती करते हैं। देयर आर अबाउट 6 लाख विलेज इन आवर कंट्री। कह रहा है कि हमारे पूरे भारत में लगभग 6 लाख कितना क्या है, गाँव है। जैसे होता है ना कि जैसे आपका गाँव है, हमारा गाँव है, ऐसे सब मिला के कितने गाँव है, 6 लाख गाँव है हमारे पूरे भारत में। So we shall study about rural livelihood अंडर 2 हेडिंग, फार्मर एक्टिविटी एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। कह रहा है कि चैप्टर में हम 2 चीज़ पढ़ेंगे, मतलब खेती को लेकर, ठीक है। पहला फार्म एक्टिविटी। फार्म एक्टिविटी क्या होता है उसको हम डिटेल में जानेंगे। दूसरा है नॉन फार्म एक्टिविटी, मतलब ऐसे लोग जो खेती नहीं करते हैं, खेती के अलावा जो काम करते हैं। जैसे अभी मैं बताया ना कि जाल बुनते हैं, हार्डवेयर वगैरह, यानी क्राफ्ट पर्सन, जो मतलब जो थोड़ा गरीब होते हैं, तो उनके पास ज़मीन नहीं होता है खेती करने के लिए, ठीक है। तो लोग इस तरीके से काम करते हैं, उनके बड़े बड़े अमीर खेतों में जाकर काम करते हैं, तो वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी आते हैं। तो पहले देखते हैं फार्म एक्टिविटी, यानी कि खेत की गतिविधि। जो खेत जिसका खेत होता है उसका वो लोग कैसे क्या करते हैं। कह रहा है वर्किंग ऑन फार्म्स इन्वॉल्व्स वेरियस एक्टिविटीज सच एज प्रिपेयरिंग द लैंड। कह रहा है कि जो लोग खेती करते हैं, यानी कि जो फार्मिंग करते हैं, उनको कई सारे कामें रहती हैं दिन भर, ठीक है। वो दिन भर मतलब लगे रहते हैं खेत में। जैसे कि ज़मीन जो रहता है, उनका जो खेत रहता है, उसकी मिट्टी को क्या ना सुधारना रहता है। सुधारना यानी कि प्रिपेयर करना रहता है मिट्टी बोने के लिए। सोइंग यानी कि बुआई, नहीं बोते हैं लोग, होता है सैपलिंग होता है, इस तरीके से नीचे दिया गया है, तो इसी को सोइंग कहते हैं, ठीक है। तो ये करना रहता है इनको। वीडिंग, वीडिंग यानी कि जो घास फूस रहते हैं खेत में उनको हटाना रहता है। मतलब दिन भर उनका खेती में बेचारा को, जो किसान होते हैं, और दिन भर खेत में ही उनका समय निकल जाता है। फिर पकने के बाद क्रॉप्स को हार्वेस्ट करना पड़ता है। हार्वेस्ट यानी क्रॉप को काटना पड़ता है। मतलब दिन भर मतलब सालों सालों खेत में ही लगे रहते हैं। पीपल आर वेरी बिजी स्पेशली ड्यूरिंग द सोइंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन। कह रहा है कि जो किसान होते हैं, जो लोग होते हैं गाँव में, वो बहुत भी बिजी होते हैं। किस सीज़न में, जब बुआई होता है या कटाई होता है। जैसे इस समय कटाई हो रहा होगा, जून जुलाई में या मई जून में कटाई होता है, तो उस समय में लोग काफ़ी बिजी रहते हैं। फिर यही जब कटाने के बाद जब बुआई होगी इस तरीके से, ठीक है, तभी लोग बहुत बिजी होंगे अपने खेतों में। उनको टाइम नहीं मिलता है कहीं जाके घुमाएं। तो ये है फार्म एक्टिविटी, जाके जो किसान होते हैं काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। इसलिए जय जवान जय किसान बोला जाता है, क्योंकि इन लोगों के इतना काम कोई नहीं करता है कहीं भी। अब आते हैं यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दी है जो महीने वाइज होता है, और मतलब फसल जो होता है। जैसे कह रहा है कि जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल में ऑफ सीजन रहता है, यानी कि कोई खेती नहीं होती है, लोग आराम करते हैं इन 4 महीना, ठीक है। बाकी जो महीने बचते हैं जैसे कि मई जून, उसमें प्रिपेयर होता है सैपलिंग के लिए। इस तरीके से लोग प्रिपेयर करते हैं अपने खेतों में। जुलाई अगस्त में ट्रांसप्लांटिंग होता है। ट्रांसप्लांटिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेकर उसको बोते हैं, जिसको सोइंग कहते हैं, ठीक है। फिर सितंबर अक्टूबर में उसको वीडिंग करते हैं। वीडिंग यानी कि जो घास फूस रहते हैं, ठीक है, अलग से, मतलब जैसे फसल, जैसे कोई चावल का, जैसे आप चावल बोए हैं खेत में, ठीक है, यानी कि धान बोए हैं, धान में क्या होता है कि खर वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, वीड कहते हैं। तो उसको हटाने के लिए भी लोग रखते हैं। तो ये कह रहा है। फिर नवंबर दिसंबर में हार्वेस्टिंग करते हैं, यानी कि नवंबर दिसंबर में क्या होता है, कटाई होता है। तो इस तरीके से 4 महीना बस साल भर में उनको क्या मिलता है, आराम मिलता है। बाकी हर महीने वो लोग काम करते रहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द फार्मर ग्रो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप। जाहिर सी बात है, जब किसान है तो कई तरह के खेती करेंगे। जैसे कि पैडी यानी कि चावल की खेती करते हैं, गेहूँ बोते हैं, बार्ली बोते हैं, दाल बोते हैं, ठीक है। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल हु डिपेंड ऑन फार्मिंग। कह रहा है अलग अलग तरह के लोग जो होते हैं अलग अलग खेती पे डिपेंड होते हैं। अब जैसे थोड़ी कि पूरे इंडिया में ये चारों हो रहा होगा, हर जगह पे अलग अलग होता है। लेकिन जो हमारा प्लेन एरिया है, जैसे हमने पढ़ा ज्योग्राफी में कल, तो प्लेन में क्या होता है, हर चीज़ होता है। ये जो भी दिया है ना, पैडी, वीट, बार्ली, पल्स, पल्स यानी कि दाल, ठीक है, और वीट मतलब गेहूँ, पैडी मतलब चावल, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें हैं प्लेन में एरिया हो रही है। लेकिन साउथ में, नॉर्थ में और कश्मीर की ओर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, बस कुछ ही चीज़ें होती हैं। तो वही कह रहा कि अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, यानी कि वो लोग जिनके पास क्या है, वो ज़मीन नहीं है, मतलब कि लेबर हैं। जैसे कि देखते हैं, इसमें कह रहा है
कि अनफॉर्चुनेटली मतलब देखा जाए कि सबके पास ये ज़मीन नहीं होता कि वो खेती कर सकें, ठीक है। उन्हीं को क्या कहा, लैंडलेस लेबर कहा जाता है या लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर कहा जाता है, यानी कि जिनके पास लैंड नहीं है उनको लैंडलेस लेबर यानी कि मजदूर, ठीक है। तो कह रहा है कि सब लोग के पास खेती नहीं होती है खेती करने के लिए, कुछ लोग क्या होते हैं मजदूर होते हैं जो उनके खेतों में जाके काम करते हैं। इस तरीके से इसका डिफिनीसन बनता है छोटा सा, दोज हु डू नॉट हैव देयर ओन लैंड, कह रहा है वो लोग जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती है, एंड और हैव टू वर्क ऑन द अदर पीपल फॉर्म, और दूसरों के खेतों में काम करना पड़ता है कुछ पैसा कमाने के लिए, यानी कि अपने घर भर को खाना पिलाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए, उसी को क्या कहते हैं लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर कहते हैं। तो ये डिफिनीसन है। अगर डिफिनीसन नहीं याद हो रहा है तभी आप समझ गए हैं कि किनको कहते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं होता है और वो दूसरे खेतों में जाके काम करते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर। तो आप इसे एग्जाम में बना के लिख सकते हैं अगर आप समझ गए हैं तो इतना बड़ा डिफिनीसन याद करने की जरूरत नहीं है। क्या लिखेंगे, दोज पीपल हु हैव नॉट देयर ओन लैंड, यानी कि खुद की ज़मीन ना हो और वो क्या कर रहे हैं वर्क ऑन द अदर पीपल फॉर्म्स, यानी कि दूसरे खेतों के काम में मतलब काम कर रहे हो, तो उन्हीं को क्या करेंगे लैंडलेस लेबर कहेंगे, ठीक है। कह रहा है कि इंडिया में लगभग 40% लोग ऐसे हैं जो क्या हैं रूरल फैमिली से आते हैं, एग्रीकल्चर लेबर फैमिली, यानी कि 40%। जैसे अगर पूरे भारत में गिनने लें जैसे 100 लोग हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर भारत में 100 लोग हैं, 100 लोग क्या रहे हैं गांव में रह रहे हैं, तो 100 में 40 लोग ऐसे होंगे जिनके पास क्या होगी खेती नहीं होगी, यानी कि वो 40 लोग दूसरों के खेतों में काम कर रहे होंगे। तो जो 60 लोग होंगे वो क्या होंगे इनसे काम निकलवा लेंगे अपना और उनको पैसा पे करते हैं, ठीक है। इस तरीके से काम चलता है गाँव में। तो वही कह रहा लगभग 40% फैमिली ऐसी होती हैं जिनके पास कोई ज़मीन नहीं होता और दूसरों के खेतों में जाके काम करती हैं। एग्रीकल्चर लेबर कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिली और फैमिली कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, कह रहा है ये जो मतलब लेबर होते हैं ये पहले से ही गरीब होते हैं, ठीक है, और इनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि ये ज़मीन खरीद सकें, तो इनके पास बस इतना ही एबिलिटी होती है कि क्या करें दूसरों के खेतों में जाके काम करें और अपने परिवार को क्या करें एक अच्छी मतलब सुरक्षित लाइफ दे सकें। या कई लोग क्या करते हैं गाँव से निकल के बाहर चले आते हैं तो कुछ ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं तो लोग थोड़ा धीरे धीरे अमीर बनने जाते हैं। एग्रीकल्चर लेबर स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम देयर चाइल्डहुड एज चाइल्ड लेबर एंड कंटिन्यू टू वर्क टिल ओल्ड एज, कह रहा है कि जो मतलब ये जो लेबर होते हैं जो लैंडलेस लेबर होते हैं यानी कि जो ये लोग होते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं होती है ये बचपन से ही काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब इनके पास पैसा तो होता नहीं है पढ़ने वगैरह के लिए, तो अब तो गवर्नमेंट दे रही है पढ़ाने के लिए पैसा, या प्राइमरी स्कूल में पढ़ सकते हैं फ्री में, लेकिन पहले के जो लोग थे यानी कि लगभग 50 साल पहले के लोग उनके पास पैसा नहीं होता था, तो ये लोग बचपन से ही मतलब काम मतलब खेती में दूसरों के खेतों में काम करना शुरू कर देते और तब तक काम करते थे जब तक ये लोग बूढ़े नहीं हो जाते थे। कह रहा है कि जो लोग होते हैं ये सुबह से 8:30 बजे से लेकर मतलब सुबह 8 बजे तक खाना ना खा के 8:30 बजे निकल जाते हैं खेतों में दूसरों के खेतों में और 4:30 बजे तक यानी कि शाम के 4:30 बजे तक काम करते रहते हैं, कभी कभी 5 या 6 भी बज जाता है। और ये लोग क्या करते हैं इन द मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर एक्टिविटी, यानी कि खेतों के कामों में ये दिन भर पानी में खड़े रह जाते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है खेतों में पानी चलता है यानी कि इरीगेशन होता है, पानी में मतलब जो फसल होते हैं उनको पानी दिया जाता है, तो ये लोग जो लेबर होते हैं दिन भर यानी कि खेतों में 24 घंटा रहे, मतलब 24 घंटा नहीं मतलब 12 घंटा 13 घंटा या 6 घंटा 8 घंटा खेतों में रह जाते हैं दिन भर। तो जो बूढ़े लोग होते हैं उनको काफ़ी मतलब ये पेन होता है उनके पैरों में खड़ा रहते दिन भर, और काफ़ी वो मतलब पुराने मतलब कि बूढ़े हो गए रहते हैं तो उनको पैरों में काफ़ी दर्द होता है, लेकिन उनको काम ये करना पड़ता है मजबूरी में। तो वही कह रहा है कि सुबह से लेकर शाम तक काम करते ही रहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है, नेक्स्ट पैराग्राफ करता है कह रहा है कि किसानों की तरह यानी कि जो किसान है यानी कि जिसके पास खेत है या कि ज़मीन है उनकी तरह इनके पास ज़मीन नहीं होते हैं, अगर होते भी हैं तो बहुत कम मात्रा में होते हैं, यानी कि 1 मंडा या 1.5 मंडा उससे भी कम होता है, जिसकी वजह से ये लोग जब खेती करते हैं 1 मंडा में तो बस इनके खाने भर के लिए होता है यानी कि बेचने भर के लिए नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इनको मजबूरन दूसरों को खेतों में जाके काम करना पड़ता है। गवर्नमेंट ये बात जानती है तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि जो भी लेबर काम कर रहे हैं दूसरों को खेतों में उनको कम से कम 60 रुपये प्रति दिन का दिया जाए। ये बहुत पहले की बात है, लगभग 20 साल पहले की बात हो रही है 60 रुपये, अब तो 300 रुपये पर डे है, काफ़ी बढ़ गया है, पर अपडेट नहीं किया है ये लोग। लेकिन जो पहले की गवर्नमेंट तो कहती थी कि 60 रुपये पर डे उनको देना चाहिए, तो लेकिन ये 60 रुपये भी नहीं पाते थे क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लेबर थे, मतलब 35 से 40 रुपये में लेबर मिल जाते थे एक दिन के लिए काम करने के लिए। अब अगर जाएंगे उनको 100 रुपये भी देंगे तब भी वो काम नहीं करेंगे क्योंकि वो पहले से क्या हो चुके हैं डेवलप हो चुके हैं, उनके पास काफ़ी पैसा आ चुका है, फिर भी वो काम करते हैं लेकिन हाई वेजेस पे, यानी कि 500 रुपये 400 रुपये लेते हैं एक दिन का। तो ये पुराना डाटा है लेकिन फिर भी आपको ये लिखना पड़ेगा एग्जाम में आता है। तो जो गवर्नमेंट है वो 60 रुपये पहले देती थी एक दिन का, लेकिन फिर भी वो लोग कितना पाते थे 35 से 40 रुपये पाते थे। सिंस देयर इज़ हैवी कंपटीशन फॉर वर्क, कह रहा कि ये लोग इसलिए मान जाते थे 40 रुपये में क्योंकि इनके तरह लोग काफ़ी लोग थे, जैसे गांव में जैसे 40 वर्कर थे, ठीक है, और ज़रूरत कितनी होती थी 5-6 वर्कर की, जिसकी वजह से ये 60 रुपये न लेकर 40 रुपये में ये लोग मान जाते थे कि हाँ हम काम करेंगे आपको खेतों में, ठीक है। तो ये कह रहा है नेक्स्ट पैराग्राफ में कह रहा है
जो लेबर होते हैं, जो लैंडलेस लेबर होते हैं, ये डेली इनको काम करना पड़ता है, क्योंकि इनका जो वेजेस होती है यानी कि जो तनख्वाह रहती है, सैलरी तो इनको मिलता नहीं है, डेली की तनख्वाह मिलती है 60 रुपया, 50 रुपया, 40 रुपया। तो उसके लिए इनको डेली काम करना पड़ता है। इनको डेली क्या करना पड़ता है, उस खेत में जाके अपने शरीर को मथना पड़ता है, यानी कि काम करना पड़ता है, काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है। और इनको ये ऐसा नहीं है कि मतलब इरेगुलर मिलता रहेगा, हर महीने मिलता रहेगा। कब नहीं मिलता है, जब ऑफ सीजन होता है, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल भी हम देख रहा पीछे ना कि यहाँ पर ऑफ सीजन होता है। इन जैसे ये सर जनवरी फरवरी, तो वहीं यहाँ भी कह रहा है कि इन महीनों में, यानी कि इन महीनों में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में कोई काम नहीं होता किसानों का। तो इसके भी 4 महीनों में इनको काफ़ी मतलब दिक्कतें से आना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, ये मतलब गांव से बाहर जाते हैं, जिले में जाते हैं और वहाँ पे ये कुछ काम करते हैं वगैरह, जैसे बिल्डिंग वगैरह में काम होता है तो वहाँ पे जाके 4 महीना काम करते हैं। फिर जब सीज़न आ जाता है गांव में, फिर एक मतलब गांव में चले आते हैं। तो ये पहले होता था, अब तो सारे लोग कहाँ भाग गए हैं, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, पंजाब, यहाँ पर सब जाके लोग कमा रहे हैं, ठीक है। अब तो कई सारे टेक्निक भी आ गए हैं, ट्रैक्टर वगैरह आ गए हैं, तो अब उतना दिक्कत नहीं होता है, किसान खुद ही पानी चला लेता है, खुद ही खेती कर लेता है, ठीक है। तो पहले की बात है। तो इन मतलब महीनों में इनको काम नहीं मिलता था। तो पूछेगा किन महीनों में लेबरों को काम नहीं मिलता था, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, ठीक है, क्योंकि ये ऑफ सीजन रहता था, ठीक है। यहाँ लेबरों को काम बाहर ढूंढना पड़ता, बाहर यानी कि जिले में या बाहर मतलब गाँव से बाहर ढूंढना पड़ता था। दे लोड एंड अनलोड सैंड स्टोन, यानी कि वो बाहर जाके क्या करते थे, पत्थर या माटी, जो बालू वगैरह होते थे, बिल्डिंग बनते थे, उसमें वो ईंटें उतारते चढ़ाते थे, मतलब जहाँ बिल्डिंग बनती थी शहरों में, तो वहाँ पे जाकर वो लोग काम करते थे, ठीक है, गांव से बाहर। तो जब वो काम खत्म हो जाता था, यानी कि सीजन जब आ जाता था, फिर वो सब छोड़ के गाँव में चले जाते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ कर रहा है कि औरतों के बारे में, यानी कि जो लोग थे, यानी कि जो लेबर थे, इनकी जो वाइफ थी, यानी कि पत्नी थी, वो भी काम करती थी, लेकिन अपने घर के लिए काम करती थी। जैसे वो घर का सारा काम संभालती थी, वो हाउस होल्ड का काम करती थी, जैसे खाना बनाती थी अपने फैमिली के लिए, ठीक है, कपड़े धोती थी, कपड़े धोने के बाद घर को साफ करती थी, यानी कि वो लकड़ी बिटोरने बाहर जाती। पहले गैस तो होता नहीं था, सिलेंडर, तो लकड़ी पे ही खाना बनता था, ठीक है। तो वही फायरवुड, यानी कि लकड़ी बिटोरने के लिए गांव से मतलब जो जंगल वगैरह रहते थे या जो बगीचा वगैरह रहता था, वहाँ पे जाकर वो काम करती थी। यहाँ तक कि पानी भी लाती थी अपने मटके में, ठीक है। बकरियाँ जो रहती थी उनको चराने जाती थी, या गाय भैंस रहते थे उनको चराने जाती थी, सारा काम यही करती थी। लेबर तो दिन भर का मतलब खेत में गुजार देते थे। लेकिन कह रहा बट सी डज नॉट अर्न मनी, मतलब इन चीज़ों को करने के बाद इनको पैसा नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था, क्योंकि ये अपना काम कर रही होती थी, ठीक है। बट सी डज नॉट अर्न मनी फ्रॉम दीज एक्टिविटीज़, सी हैज़ टू डू देम फॉर हर होम, यानी कि वो अपने घर के लिए, यानी कि अपने फैमिली के लिए वो काम करती थी, तो इनको कोई वेजेस नहीं मिलता था, ठीक है। और वहीं के जो हस्बैंड थे, यानी कि जो पति थे, वो दूसरों खेत में जाकर काम करते थे, तो 60 रुपये 70 रुपये मिलता था एक दिन का, ठीक है। अब आते हैं स्मॉल फार्मर, यानी कि छोटे किसान। नेक्स्ट टॉपिक हम आता है स्मॉल फार्मर, यानी कि छोटे किसान जो होते हैं। इसमें डिफिनीसन कहता है, कह रहा है ये वो किसान होते हैं, यानी कि वो फार्मर्स होते हैं जिनके पास काफ़ी कम मात्रा में ज़मीन होता है, जैसे कि 2 और 2 हेक्टेयर, यानी कि 2 हेक्टेयर यानी कि जैसे 2 एकड़ से कम होता है, यानी कि 1 एकड़ 1.5 एकड़ होता है, मतलब काफ़ी कम होता है। ये क्यों होता है, देखिए, कह रहा है इंडिया में लगभग 80% लोग ऐसे हैं जो कम खेत वाले लोग हैं, यानी कि अगर 100%, जैसे मान लेते हैं कि एक गांव है, ठीक है, एक गांव में 100 लोग रहते हैं, 100 किसान हैं, 100 में से 80% लोग, यानी कि 80 लोग ऐसे होंगे जिनके पास खेती क्या होगी, 1 या 2 एकड़ खेती होगी, ठीक है। बाकी जो होंगे उनके पास ज़्यादा होगी, लेकिन 80% लोग ऐसे होंगे जिनके पास कम खेती होगी, ठीक है, 2 या 3 ही एकड़ होगी। तो ये ऐसा क्यों होता था, स्पेशली ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ फैमिली, यानी कि फैमिली का जब में बंटवारा होता है, नहीं होता है, 2-3 भाई रहते हैं तो आपस में बांट लेते हैं ज़मीन को, तो उसकी वजह से इनको क्या होता था, पहले 6 एकड़ था, 2 भाई रुके तब 3 एकड़ हो गया। तो इस तरीके से फैमिली का बंटवारा भी हो जाता था और ज़मीन का बंटवारा होता था, जिसकी वजह से उनकी ज़मीन क्या होती थी, कम हो जाती थी। तो वही कह रहा है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ फैमिलीज, एग्जिस्टिंग लैंड इज डिवाइडेड इंटू सन एंड ब्रदर्स, यानी कि जो ज़मीन है, जो 6 एकड़ का ज़मीन है, वो डिवाइड हो जाता था बेटे और भाइयों में, जिसकी वजह से काफ़ी स्मॉल प्लॉट इनको मिलता था, जिसकी वजह से खेती भी कम होती थी। तो इसीलिए कहते हैं कि ज्वाइंट फैमिली सबसे बढ़िया होती है, अलग अलग रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, सबको घाटा होगा, ठीक है। तो हमेशा ज्वाइंट फैमिली में रहिए, जो सब लोग एक साथ मिल के रहते हैं, ठीक है। तो वह कह रहा है स्मॉल फार्मर्स डू ऑल द फार्म वर्क ऑन देयर ओन, यानी कि जो छोटे किसान होते हैं, यानी कि जो जिनके पास 2 हेक्टेयर या 3 हेक्टेयर खेती होते हैं, यानी कि 2 एकड़ 3 एकड़ खेत होते हैं, वो सारा काम खुद ही करते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं रहता है कि वो दूसरे लेबर रख सके। जैसे जो लेबर होते हैं, यानी कि जो वर्कर होते हैं, उनको रखने के लिए पैसा चाहिए होता है, तो इनके पास उतना पैसा नहीं होता है कि दूसरों के लेबर को मतलब रख सकें। तो इनको खुद सारा काम करना पड़ता है, इरिगेशन खुद ही करना पड़ता है, खेत को भी खुद ही जोतना पड़ता है, ठीक है। सैपलिंग यानी कि फूड वगैरह जो भी बुआई वाई होती है, इनको फैमिली वाले आके करते हैं, ठीक है, हेल्प करवाते हैं। स्टिल द इनकम फ्रॉम द लैंड इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर द कंफर्टेबल लिविंग टू देयर फैमिली, यानी कि जो इनकम आता है इस 2-3 एकड़ से, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई मात्रा में नहीं होता है कि ये लोग क्या कर सकें और भी कुछ दूसरा काम कर सकें। इतना ही आता है कि ये लोग खा लेते हैं आराम से, मतलब जिंदा रह रहते हैं, इनको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता है। कह रहा है जो छोटे किसान होते हैं
इनको बाहर के लिए भी जाना पड़ता है। जैसे क्या होता है, खेती कम होती है तो खेती में बस इतना होता है कि ये लोग अपने परिवार को खाना दे पाते हैं। तो भाई बस खाना ही थोड़ी नहीं होता, और भी काम होते हैं, कपड़े खरीदना होता है, शादी वगैरह होता है, उसमें काम वगैरह होते हैं। तो उस सब पैसे जुटाने के लिए इनको दूसरों के खेतों में भी काम करना पड़ता है। वही कह रहा है, दे वर्क फॉर द बिग फार्मर, यानी कि जो बड़े बड़े किसान हैं जिनके पास 10 एकड़ 12 एकड़ 15-20 एकड़ खेत रहते हैं, तो उनके लिए भी ये लोग काम करते हैं। और वो लोग क्या पालते हैं, मतलब कि गाय और भैंस को भी पालते हैं खुद का, मतलब ताकि वो दूध वगैरह को बेच के कुछ पैसे कमा सकें। ठीक है, तो ये होते हैं छोटे किसान, ज़मीन के साथ जानवरों को भी पालते हैं और बड़े बड़े किसानों के खेतों में काम करते हैं। ठीक है। स्मॉल फार्मर जनरली यूज ट्रेडिशनल टूल्स, यानी कि जो छोटे किसान होते हैं इनके पास इतना पैसा नहीं रहता कि ये ट्रैक्टर वगैरह का यूज़ कर सके। तो जो लोग ट्रेडिशनल यानी कि जो पारंपरिक होता है ना, ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक यानी कि जो पुराने समय से चला आ रहा है, ठीक है, यानी कि बैल वगैरह रहते हैं जो, तो ये लोग जैसे जानवर रखे ही हैं, बुफैलो वैफैलो, तो बैल भी होगा, तो बैल से ही पूरे खेत को जोतते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत इनको करना पड़ता है। दे आल्सो यूज़ एनिमल मैन्योर फॉर फर्टिलाइजर, यानी कि इनको खाद भी, जो खाद होता है ना खेतों में डालते हैं, तो ये भी लोग नहीं खरीद पाते हैं क्योंकि इनके पास बहुत पैसा नहीं होता है। तो लोग जो गाय का गोबर वगैरह रहता है, भैंस का गोबर रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फर्टिलाइजर होता है, यानी कि खाद होता है सड़ने के बाद, तो ये लोग उसी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एनिमल मैन्योर यानी कि जानवरों का मैन्योर नहीं, खाद। तो ट्रेडर गिव द देम सीड एंड फर्टिलाइजर एज अ लोन, जो ट्रेडर होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, जब इनको बुआई करना रहता है इस छोटे किसान को, तो लोग जाते हैं बिजनेसमैन के पास, कुछ पैसे लेते हैं लोन पे। ठीक है, जैसे मान लो कि खेती करना है तो 50,000 लोन पे लेंगे। ठीक है, वो 50,000 लोन लेके जाएंगे कहाँ पर, दुकानों पर, वहाँ से क्या होंगे, सीड खरीदेंगे, चावल का सीड खरीदेंगे, गेहूं का सीड खरीदेंगे, दाल का सीड खरीदेंगे और ला के बोते हैं। ठीक है, तो जो होता है जैसे 50,000 का लाएँ, 60,000 हुआ, फिर 50,000 उसको वापस देंगे और 60,000 अपने पास, मतलब 10,000 अपने पास रखेंगे। तो इस तरीके से ये लोग काम करते हैं। तो वही कह रहा है कि वो ट्रेडर के पास जाते हैं और सीड के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, यानी कि सीड के लिए और खाद वगैरह के लिए लोन लेते हैं। ठीक है, टू पे बैक दिस लोन, इनको लोन को देना भी रहता है। दे हैव टू सेल देयर क्रॉप्स, इनके यानी कि जो क्रॉप्स हुए रहते हैं उनको बेचना पड़ता है। ओनली टू हिम, बस जिसको लोन लिए हैं, एट अ लोअर रेट दैन द मार्केट प्राइस, यानी कि जिससे वो लोन लिए हैं उन्हीं को ये फसल बेचते हैं लोअर प्राइस पे। मजबूरी रहता है कि वो लोग जब लोन लेने जाते हैं उन लोगों से, तो लोग पहले ही कह देते हैं कि जितना भी क्रॉप्स होगा वो तुम हमें बेचोगे और किसी को नहीं बेचोगे, नहीं तो अगले साल तुमको लोन नहीं देंगे। इस तरीके से इनको मजबूर होकर वहाँ पर बेचना पड़ता है। तो ये छोटे किसानों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है, और इनसे भी ज़्यादा दिक्कत किसको होता है, लैंडलेस लेबर को, यानी कि जो मजदूर रहते हैं। ठीक है, उनके पास तो ज़मीन भी नहीं है, और इनके पास ज़मीन है तो इनको लोन लेना पड़ता है, मतलब का पैसा नहीं आता है। सबसे जो मेहनत करना पड़ता है वो किसानों को करना पड़ता है, इसीलिए मतलब किसान काफ़ी ज़्यादा बड़े माने जाते हैं। जैसे कि आर्मी वाले होते हैं, आर्मी वाले भी क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, बॉर्डर पे रहते हैं, जहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पर रहते हैं, इतनी ज़्यादा ठंडा पड़ता है वहाँ पर रहते हैं, बारिश में खड़े रहते हैं, तो इनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है मीडियम एंड लार्ज फार्म, यानी कि जो बीच वाले फार्म होते हैं जिनके पास 4-5 एकड़ खेत होता है, और बड़े फार्म यानी कि जिसके पास 15 या 20 एकड़ खेत होते हैं या उसके ज़्यादा होते हैं। तो देखते हैं, मीडियम फार्मर्स ओन मोर देन 2 हेक्टेयर, यानी कि जो मीडियम फार्मर्स होते हैं, जो बीच वाले किसान होते हैं, उनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा होते हैं, यानी कि 2 एकड़ से ज़्यादा खेत होता है। वाइल लार्ज फार्मर और देयर फार्मर हु ओन लार्ज पीस ऑफ लैंड, वहीं जो बड़े किसान होते हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीनें होती हैं। ठीक है, मतलब 2 से ज़्यादा होंगी, या 2 या 5 एकड़ से ज़्यादा होंगे, पास 15 एकड़ होंगे, 20 एकड़ ज़्यादा खेत होंगे। ठीक है, तो ये लोग होते हैं मीडियम और लार्ज फार्मर्स। तो आपको डिफिनेशन लिखने का आएगा तो सिंपल सा आपको याद है, मीडियम फार्मर जिनके पास 2 से ज़्यादा हेक्टेयर हो, और लार्ज फार्मर जिसके पास 10 या 12 हेक्टेयर से ज़्यादा हो। ठीक है, मोर देन 10 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, यानी कि जो लार्ज फार्मर रहते हैं उनके पास 10 एकड़ से ज़्यादा भी रहता है खेत। ठीक है, जो मीडियम वाले होते हैं उनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा रहता है, और जो स्मॉल फार्मर होते हैं उनके पास 2 हेक्टेयर से कम रहता है। तो 2, ठीक है, 10। ठीक है, तो याद रखिएगा। कहता है इंडिया में द मीडियम एंड लार्ज फार्मर कल्टिवेट मोस्ट ऑफ द लैंड इन विलेजेस, कह रहा है कि जो भारत है, तो भारत में मीडियम फार्मर्स और लार्ज फार्मर्स सबसे ज़्यादा खेती करते हैं। ओनली 20% ऑफ इंडिया फार्मर बिलोंग टू दिस ग्रुप, कह रहा है कि बस 20% ही ऐसे किसान हैं जो क्या मीडियम फार्मर है और लार्ज फार्मर है, यानी कि जिनके पास 2-4 एकड़ खेत है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़्यादा खेत है, तो ये 20% में आते हैं। और 80% लोग कौन है, 80% में उस लोग मजदूर भी हैं और छोटे किसान भी हैं। ठीक है, तो ये डाटा है जिसे यहाँ पर दिया गया है, स्मॉल फार्मर है, यानी कि 100% में से 64% क्या है, स्मॉल फार्मर, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम खेत की है। जैसे अभी हम लोग जाना, अभी लोन वगैरह ले रहे थे खेत के लिए हैं, यानी खाद वगैरह के लिए, तो क्या है, स्मॉल फार्मर्स हैं 64%, और मीडियम और लार्ज फार्मर कितने हैं, 80%। ठीक, सॉरी 20%। ठीक है, तो ये था हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन। अब हैं अगले टॉपिक पे, कहता है द अबव पाई चार्ट सो दैट इन इंडिया देयर आर 20% फार्मर हु हैव फार्म्स मोर देन 2 हेक्टेयर, कह रहा है 20% किसान ऐसे हैं भारत में जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है।
बाकी जो 80% है उनके पास क्या है, या तो ज़मीन नहीं है, या तो ज़मीन है भी तो 2 हेक्टेयर से कम है, यानी कि 2 एकड़ से कम है। दे कल्टिवेट 64% ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड, यानी कि जो मीडियम किसान होते हैं या लार्ज किसान होते हैं वो लगभग 64% क्या करते हैं, खेती करते हैं खुद ही। ऑन अदर हैंड 80% ऑफ द टोटल जो किसान, यानी कि जो 80% किसान बचते हैं वो क्या है, या तो मजदूर है या तो बहुत ही स्मॉल किसान है, यानी कि 2 हेक्टेयर से कम वाले किसान है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। कह रहा है नेक्स्ट पैराग्राफ में, जो ये बड़े फार्मर्स होते हैं, यानी कि जो बिग फार्मर्स होते हैं या मीडियम फार्मर्स होते हैं, इनके पास क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन में क्रॉप्स होता है। ठीक है, जैसे ये 10 एकड़ के पास ज़मीन है, उनके पास जाएगी बता 2-3 लाख का मतलब फसल हो जाता है। ठीक है, दे यूज़ मॉडर्न फैमिली मेथड, यानी कि वो जो नए नए तरीके आते हैं, उनके पास ट्रैक्टर होता है, नए नए रोटावेटर होते हैं, टाली वगैरह होता है, तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा एडवांस होता है कि इनके पास पैसा होता है। ठीक है, इनके पास लोन नहीं लेना पड़ता है। डेट इज़ दे यूज़ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, यानी कि जो लोग सीड इस्तेमाल करते हैं खेतों में, मतलब जो ग्रेन्स रहते हैं चावल वगैरह के, चावल गेहूँ, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब हाई वैरायटी के रहते हैं, मतलब इनके काफ़ी ज़्यादा हाई यील्डिंग सीड रहता है। जैसे अगर 10 किलो बोते हैं तो 20 किलो होता है, यानी कि दुगुना होता है। ठीक है, तो ये इन्हें करके क्या कहते हैं, HYS सीड कहते हैं, मतलब कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, यानी कि हाई मतलब बहुत ज़्यादा, यील्डिंग मतलब देने वाला, और वैरायटी मतलब अलग तरह के फॉर्म्स, मतलब कि अलग तरह के सीड बोते हैं। जैसे चावल होता है ना, काला नमक होता है, राजभोग होता है, संभा होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, हाई यील्डिंग सीड बोते हैं। ठीक है, जिनके पास ज़्यादा पैसा है। इनके पास इरिगेशन सिस्टम भी काफ़ी एडवांस रहता है, मतलब कि इनके पास पंप सेट रहते हैं पानी चलाने के लिए। बाकी जो छोटे किसान होते हैं उनके पास पंप सेट नहीं रहता है, तो वो लोग दूसरे से मांग के या नहर से, जो गांव में नहर होती हैं उनसे पानी चलाते हैं। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर इनके पास खरीदने के लिए पूरा पैसा रहता है, पेस्टिसाइड खरीदने के लिए पैसा रहता है, जिसकी वजह से खेती भी क्या होती है, काफ़ी अच्छी होती है इनकी। मोस्ट ऑफ दिस फार्मर डू अदर बिजनेस, यानी जो बड़े किसान होते हैं वो खेती के अलावा भी और सारे बिजनेस करने हैं, जैसे उनके पास दुकानें होती हैं या उनके छोटे छोटे फैक्ट्रीज वगैरह होते हैं, किसके, बड़े किसान के। तो वही कह रहा है दे हैव शॉप्स, उनके पास दुकानें होती हैं, यहाँ तक कि वो मनी लेंडिंग कर, मनी लेंडिंग यानी कि एक तरह से ब्याज पे पैसा भी देते हैं। यही लोग होते हैं जो लोन देते हैं। ठीक है, मनी लेंडिंग यानी कि ब्याज पे पैसा देना, एंड ट्रेडिंग और बिजनेस भी करते हैं, जैसे उनके पास छोटी छोटी फैक्ट्रीज होती हैं, कौन, बड़े किसान के पास। ठीक है, यहाँ पर एक पिक्चर दिया कर वोमेन इंडिविजुअलिटी और हार्ड लाइफ, यानी कि जो औरतें होती है गांव की, जिनके पास कम ज़मीन होता है या लैंडलेस होती है, उनके काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। देख सकता है, द पुअरेस्ट एमंग द पीपल हु डिपेंड ऑन फार्मिंग आर द लैंडलेस वोमेन एग्रीकल्चर लेबर। कह रहे हैं कि वो सबसे गरीब गाँव में वही लोग होती हैं जिनके पास ज़मीन नहीं होता है। ठीक है, जिनके पास ज़मीन हो तो किसी तरह से काट लेगा जीवन अपना, लेकिन सोचो जिसके पास ज़मीन ही नहीं है वो तो दूसरों पर डिपेंड रहेगा कि वो हमें काम देंगे तो हम पैसा लेके कुछ अन्य करके खरीद के खाएंगे। उनके पास सोचो खाने के भी पैसा नहीं होते हैं। अब तो गवर्नमेंट दे रहा है फ्री का खाना, लेकिन पहले के लोगों के पास ऐसा नहीं होता था। ठीक है, तो सबसे गरीब कौन होती थी, वहाँ की औरतें, जिनके पास ज़मीन ही नहीं है। ठीक, क्यों, दिस इज़ बिकॉज अपार्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन द लैंड दे हैव टू डू ऑल हाउस वर्क, क्योंकि पास खेतों में तो काम कर नहीं पाती थी, क्योंकि घर के काम से ही छुटकारा नहीं मिलता था इनको। घर के कपड़े धोना, खाना बनाना, साफ़ करना, ठीक है, बर्तन धोना, मतलब इन्हीं का पूरा दिन क्या होता था, बीत जाता था। बाहर जाती लकड़ी लाने के लिए, खाना बनाने के लिए, तो इनका मतलब कुल मिला के इनका पूरा दिन घर में ही ख़त्म हो जाता था। ठीक है, और ऊपर से ये लोग क्या थे, अनएजुकेटेड लोग थे, यानी कि अनपढ़ थे ये लोग। ठीक है, कोई स्किल नहीं था, यानी कि कोई टैलेंट नहीं था, अनट्रेंड लोग थे। ठीक है, अनट्रेंड यानी कि इनको कुछ पता नहीं था, जैसे गाँव मतलब घर में ही पूरी तरह से लोग रह जाती थी। सो दे आर एम्प्लॉयड इन लो पेड, इसीलिए अगर इनको जॉब मिलता था तो काफ़ी कम पैसे मिलते थे, मानी 20-25 रुपये ही मिलते थे एक दिन के खाली। दे कैन नॉट डू एज मच फिजिकल वर्क, जैसी बात है वो पुरुष की तरह वो ज़्यादा काम नहीं कर सकती थी। भाई औरतें हैं, लेडी हैं, उनकी भी एक कैपेसिटी होती है, तो वो मेन की तरह काम नहीं कर पाती थी। सो दे आर फोर्स टू डू लो पेड जॉब, इसलिए उनको कम पैसा मिलते थे। जैसे मेन है तो उनको 40 रुपये मिल रहे थे, तो इनको आधा मिलते हैं, यानी कि 20-25 रुपये ही मिलते थे। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत इनको होती थी, लेडी को। नेक्स्ट पैराग्राफ में कहता है कि ये गरीब होने की वजह से, जैसे गरीब ये लोग थी तो इनके जो बच्चे थे उनकी अच्छा मेडिकल यानी कि अच्छा दवाई नहीं हो पाती थी। अगर बीमार होती थी तो किसी तरह से मतलब जेल जाती थी, इनको अच्छे दवाइयाँ नहीं मिल पाते थे। ठीक है, गुड मेडिकल नहीं मिल पाता था, फैसिलिटी, अच्छे स्कूल में इनके बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, पैसा ना होने के कारण। इनके पास अच्छे रिसोर्सेज नहीं थे, यानी कि इनकम नहीं था। भाई दूसरों को खेतों में जाके काम कर रही हैं, किसी तरह से अपना पेट भर रही हैं, तो जाकर अपने स्कूलों को मतलब पढ़ाएंगी, महंगे महंगे दवाई खरीद पाएंगी, ये सब नहीं कर पाती थी। तो इसको देखते हुए क्या हुआ कि मतलब गवर्नमेंट, जब इसको पता चला गवर्नमेंट को काफ़ी दिक्कत हो रहा है, मैंने कहा ना ये 20-25 साल की पहले की बात है, तो 2005 में गवर्नमेंट ने एक नया लॉ लाया है। लॉ लाया यानी कि एक रूल लाया कि जो गवर्नमेंट होगा वो इन लोगों को यानी कि गरीब लोगों को क्या देगा, लगभग 165 दिन यानी कि 6 महीने तक इन लोगों को क्या देगा, सर्विस देगा, जो गवर्नमेंट इनको पैसा पे करेगा। उस सर्विस का क्या नाम था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट,
इन शॉर्ट नरेगा। आपने सुना होगा गांव में कि कोई प्रधान वगैरह बनता है तो काम कराता रहता है, जिसको नरेगा बोलते हैं। कहते हैं ना कि नरेगा में गए, नरेगा में काम करने गए। तो नरेगा कौन है? इस तरह से इन्हीं गरीब लोगों के लिए एक ऐसा क्या बोलते हैं, एक फैकल्टी है जिसकी वजह से ये लोग काम कर सकते हैं और कुछ पैसे कमा के अपने लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो उसका क्या नाम है? नरेगा का फुल फॉर्म। नरेगा यानी एन मतलब नेशनल, आर मतलब रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि गांव के लोगों को 100% उनको काम मिलेगा। और कब से आया था? 2005 में आया था। तो ये MCQ में भी और 1 वर्ड में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आंसर आपके लिए होगा। ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी यानी नरेगा। ठीक है, फिर बाद में इसको हटा के मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा की महात्मा गांधी। ठीक है, इसके आगे बस महात्मा गांधी लगा देना है। ठीक है, तो मनरेगा हो जाएगा। अभी नरेगा पढ़ लेना आप लोग। द गवर्नमेंट प्रोवाइड द लोन्स, यानी कि जो गरीब के लोगों को जो गवर्नमेंट थी उस समय की, अभी भी जो देती है, जो गरीब लोग थे इनको काफ़ी कम रेट पे यानी कम इंटरेस्ट पे इनको लोन देती थी। जैसे मनी लेंडिंग जो गांव के लोग होते थे उनको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता था। जैसे 6% 7% पे जो गांव के लोग थे यानी बड़े बड़े किसान थे वो लोन देते थे, लेकिन गवर्नमेंट क्या की 2-3% पे बस लोन देती थी गरीब लोगों को। ठीक है, जिसकी वजह से लोग क्या हुए, अब बढ़ना शुरू किए, जिसकी वजह से अब इतना बढ़ चुके हैं कि ये लोग दूसरों के खेतों में काम ही नहीं करते हैं। अब मतलब अब नहीं काम लोग करते हैं ज़्यादा, लोग बाहर कमाते हैं विदेशों में। नेक्स्ट आता है टॉपिक द कैपिटल नीड इन फार्मिंग, यानी खेती में पैसे की जरूरत होती है। कैपिटल यानी 2 कैपिटल होता है, एक तो स्टेट वाला कैपिटल हो गया कि इस राज्य का कैपिटल क्या है, जैसे लखनऊ, दिल्ली। ठीक है, लेकिन ये दूसरा कैपिटल यानी कि ये पैसे वाला कैपिटल है। ठीक है, देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कहता है कि यानी कि जो मॉडर्न फार्मिंग आई थी, अभी हमने पढ़ा था ना कि जो बड़े बड़े किसान हैं वो मॉडर्न फार्मिंग करने लगे थे। तो जो मिडिल वाले हैं यानी कि जो स्मॉल वाले किसान हैं उनको भी ये अभी करना था, क्योंकि पुराने जो ट्रेडिशनल मेथड था यानी कि जो पारंपरिक मेथड था वो काफ़ी ज़्यादा फायदा नहीं दे रहा था। यानी कि 50 साल लगा रहे थे, 50 साल ही बस मिल रहा था, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो ये भी लोग क्या किए, अब नए मेथड में कन्वर्ट हुए, जिसकी वजह से इनको क्या चाहिए था, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए था उस सीड को देने के लिए। इनको पंप सेट खरीदना पड़ता था। पंप सेट यानी कि पानी चलाने वाला पंप सेट होता है, एक तरह का इंजन होता है। नए नए केमिकल्स फर्टिलाइजर खरीदने पड़ते थे ताकि अच्छा प्रोडक्शन हो क्रॉप्स का। ठीक है, पेस्टिसाइड खरीदे ताकि जो उसमें कीड़े लग रहे हैं क्रॉप में, फसल में, वो कीड़े खत्म हो सकें ताकि अच्छा प्रोडक्शन हो सके। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को करना पड़ता था। फार्मर्स हैव टू सेट अप ट्यूबवेल्स, यानी कि खेतों में उनको इरीगेशन के लिए यानी कि पानी चलाने के लिए ट्यूबवेल्स लगाने पड़ते थे ताकि क्या हो सके, अच्छी तरह से पानी मिल सके फसलों को और अच्छा प्रोडक्शन हो सके। उनको ज़रूरत पड़ती थी मशीनरी की, मशीन जैसे कि खेत जोतने के लिए पहले बैल, अब उसको हटाते ले गए में, यानी कि जो बैल वगैरह थे जो खेत को जोतते थे उसको हटा के किसको लाना पड़ा है, ट्रैक्टर को। मॉडर्न खेती यही तो होता है, ट्रैक्टर काफ़ी कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा खेत क्या होता है जोत देता है। और थ्रेसर लाना पड़ता था उनको क्या करने के लिए, हार्वेस्टिंग करने के लिए। ठीक है, डैन मेक प्लगिंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर इजी, ताकि ये जो खेती बाड़ी है काफ़ी आसानी से और काफ़ी तेज़ी से हो जाए और काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन में मिल जाए, जो कि अब वही हो रहा है। पहले के लोग मतलब धीरे धीरे इनके पास इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन जब मॉडर्न फार्मिंग आया, ठीक है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड आया, जब बड़े लोग इस्तेमाल करने लगे तो उसका देखा क्या लगे, छोटे फार्मर भी और मीडियम वाले फार्मर भी यूज़ करने लगे उस टेक्निक्स को, यानी कि ट्रैक्टर का यूज़ करने लगे। ठीक है, रोटावेटर का यूज़ करने लगे, थ्रेसर का यूज़ करने लगे। ठीक, इस तरीके से खेती में क्या हुई, थोड़ा बढ़ोतरी हुई। ठीक है, तो इस सब के लिए थोड़ा ज़्यादा पैसा चाहिए थे। अब देखते हैं स्मॉल फार्मर यानी कि जो छोटे किसान थे वो कैसे मैनेज किए इन सब चीज़ों को। क्या छोटे किसानों के पास इतनी पैसा थे नहीं कि वो लोग ट्रैक्टर वगैरह खरीद सके, थ्रेसर खरीद सकते। इन्होंने क्या किया, एक आइडिया लगाया, इन्होंने क्या किया, लोन लेना स्टार्ट किया। मतलब पहले 50 साल लोन लेते थे, अब 2-3 लाख रुपए लोन लेने लगे। ठीक है, जैसे कि लोन लेकर क्या खरीदते थे, वो ट्रैक्टर वगैरह खरीदते थे। ठीक है, थ्रेसर खरीदते थे और उससे खेती वगैरह करते थे, जिसके प्रोडक्शन क्या होता था, ज़्यादा होता था और धीरे धीरे क्या होता था, उन लोग को लोन भी धीरे धीरे चुका देते थे। तो इस तरीके से जो छोटे किसान थे वो आगे आने लगे। तो वही यहाँ पे लिखा है, दे भी बोरो, यानी कि पैसा लेते थे उधार, किससे, मनी लेंडर से। ठीक है, बड़े बड़े किसानों से और बिजनेसमैन से। ठीक है, 2-3 लाख रुपए लेके किस तरह से काम चलाते थे और अपना काम करते थे। डिबेट ट्रैप, स्मॉल फार्मर ऑलवेज फॉल इन डिबेट ट्रैप, दे में आल्सो रीजन। कह रहा है कि जो छोटे छोटे किसान थे वो इन चीज़ों में कभी कभार फंस जाते थे। फंसना यानी कि ट्रैप हो जाना। जैसे क्या होता था, जो बड़े बड़े किसान थे उनको हाई इंटरेस्ट दे के फंसा लेते थे कि मतलब जैसे ज़मीन मान लेते हैं, इनके 1 एकड़ ज़मीन है छोटे किसानों के पास। ठीक है, तो लोग क्या करें, गए पैसा मांगने के लिए, क्या करने के लिए, लोन मांगने के लिए। जो बड़े किसान होंगे चालाकी से इनको लोन तो दे देते थे, लेकिन हाई इंटरेस्ट रेट पे, यानी कि 6-7% पे। यानी कि आप लोग 1 लाख ले जा रहा है, हर महीने का 700 रुपया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोन बढ़ जाता था, जिसके वजह से इनका ज़मीन इनको कभी कभार बेचना भी पड़ जाता था, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाता था इनको। ट्रेडर्स गिव देम लोन्स ऑन टफ कंडीशन, यानी कि जो बिजनेसमैन थे लोन तो देते थे लेकिन काफ़ी टफ कंडीशन पे आए, यानी कि आपको ये काम करना पड़ेगा उनके लिए, तो वो उनके लिए दिक्कत भी होता था। ठीक है, तो वही यहाँ पे कह रहा है, जो बिजनेसमैन थे
वो एक दिमाग लगाते थे। जब वो किसान आते थे, जब छोटे छोटे किसान आते थे उनको लोन लेने के लिए, यानी कि सीड्स वगैरह लेने के लिए या फर्टिलाइजर लेने के लिए या पेस्टिसाइड लेने के लिए लोन के तौर पे, तो देते थे। लेकिन क्या करते थे, एक कंडीशन रख देते थे कि आपका जो भी क्रॉप होगा, यानी कि जो भी आपका फसल होगा, उसका ज़्यादातर हिस्सा आप क्या करेंगे, हमको बेचेंगे। यानी कि जितना भी आप बेचना चाहेंगे वो हमें ही बेचेंगे और किसी को नहीं बेचेंगे, और भी कम प्राइस रेट पे। जैसे मार्केट का प्राइस मान लो 1800 है तो आप हमको 1500 में देंगे, जिसकी वजह से किसानों को घाटा भी होता था कभी कभी। ठीक है, तो इस तरीके से जो छोटे किसान थे वो कभी कभी क्या होता था, ट्रैप हो जाते, नहीं कि फंस जाते थे जाल में, और उनको काफ़ी पछताना पड़ता था बाद में। तो वही कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, कभी कभी क्या होता था, जब ये सब लोन पे मिलाते थे तो कभी कभार बाढ़ आ जाता था। ठीक है, नेचुरल डिजास्टर कभी कभी आते थे, यानी कि बाढ़ आता था, सूखा पड़ जाता था, या बहुत सारे कीड़े वगैरह मिल के इनको क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते, यानी खराब कर देते, जिसकी वजह से इनको दुगुना लोन देना पड़ता था। जैसे मान लो 50,000 लाए या 1 लाख रुपया लाए मांग के, ठीक है, और इनका फसल क्या हुआ, बर्बाद हो गया किसी वजह से, यानी कि बाढ़ वगैरह आ गया जिसकी वजह से फसल इनका बर्बाद हो गया, तो पैसा कहाँ से देंगे। तो इसलिए ये 1 लाख की वजह 2 लाख इनको देना पड़ता था कहीं से, किसी भी तरह से जुगाड़ करके। इस तरीके से जो छोटे किसान थे इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होना पड़ता था। ठीक है, मॉडर्न फार्मिंग में, बिकॉज द एबव रीजन द स्मॉल फार्मर आर अनेबल टू पे बैक देयर लोन्स फॉर द सर्वाइवल, दे हैव टू बोरो इवन मनी, इन दिस वे द लोन बिकम मच मोर, दे आर अनेबल टू पे। इस तरीके से जो लोन होता था उनका 1 लाख से 2 लाख बढ़ जाता था और वो पे नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से उनको ज़मीन अपना बेचना पड़ता था। मतलब जो भी था उनका 1 एकड़, उसको भी बेच के उसको पैसा चुकाना पड़ता था। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे किसान थे जाल में फंस जाते थे लोगों के। तो ये सारी बातें जब गवर्नमेंट को पता चली तो उसने भी नरेगा के अलावा एक नया रूल बना दिया, मतलब कि बैंकों में, कि आप किसान, छोटे किसान चाहें तो मतलब उन लोगों से लोन ना लेकर क्या से लोन लें, बैंकों से लेना है। तो बैंक वाले तो मतलब प्रॉफिट अच्छा है, तो बैंक वाले क्या करते थे, 2-3% पे ही बस लोन देते थे, उनको उसमें फंसना नहीं पड़ता था। ठीक है, जैसे 50,000 लाएँ, साल भर में अगर खेती नहीं हुई तो तभी उनको कम ही देना पड़ता था। ठीक है, इस तरीके से जो लोन था वो बिजनेसमैन का घटता चला गया और गवर्नमेंट थोड़ा आगे बढ़ती चली गई। तो वही कह रहा है कि 80% लोग जो थे इंडिया में वो छोटे किसान हैं। उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने एक नया रूल निकाला कि जो अगर ये लोग लोन लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट से लें। ठीक है, ताकि कम परसेंट पे उनको ब्याज देना पड़े। ब्याज तो देना पड़ेगा ही, लेकिन कम परसेंट पे। जैसे ये जो गाँव के लोग होते थे, मनी लेंडिंग बिग फार्मर्स, ये 6 से 8% पे लोन देते थे। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा पैसा हो जाता था। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, 2-3% पे लोन देती है इन छोटे छोटे किसानों को, ताकि वो उस जाल से, यानी कि उस ट्रैप से बच सके, यानी उनको ज़मीन ना बेचना पड़े अपना। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट यही कहता है कि जो गवर्नमेंट है उनको प्रोवाइड कराती थी लोन्स काफ़ी कम मात्रा पे, इंटरेस्ट पे, यानी कि 2-3% पे उनका चीप रेट होता था, सस्ता रेट होता था, जिसकी वजह से उनको काफ़ी आसानी से उनको पे कर देते थे, ताकि वो उस जाल में ना फंसे। यानी कि मनी लेंडर, यानी कि जो गांव के मनी लेंडर होते हैं, जो ब्याज पे पैसा देते हैं, या बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनके जालों में ना फंसेंगे। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट ये कहता है। द गवर्नमेंट शुड ऑनेस्टली इंप्लीमेंट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, यानी कि अगर आप जैसे गवर्नमेंट क्या हुआ, जब देख रहा था कि पैसा लेने के बाद इनका क्रॉप क्या हो रहा है, कभी कभार बेकार हो जा रहा है, मतलब डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, तो इन्होंने क्या किया, एक स्कीम चालू किया कि जो किसान है वो चाहते हैं कि स्कीम ले सकते हैं, यानी कि क्रॉप का इंश्योरेंस करा सकते हैं, कि यदि क्रॉप खराब हुआ तो पैसा नहीं देना पड़ेगा। इस तरीके से किसानों को काफ़ी ज़्यादा क्या मिला, मदद मिला सरकार से। जैसे क्या होता था, अभी हमने देखा कि जब लोन लेने जाते थे मनी लेंडर या ट्रेडर से, यानी कि बड़े बड़े किसानों से, क्या होता था, जब खेती बर्बाद हो जाती थी तो उनको खेती बेचना पड़ता था उस लोन को चुकाने के लिए। लेकिन अब जब गवर्नमेंट से लोग लोन लेते हैं या खेती बर्बाद हो जाती है, तो जब उनका क्रॉप इंश्योरेंस रहेगा तो क्या होगा, पैसा उल्टा सरकार इनको देती है ताकि अब दोबारा खेती कर सकें। तो इस तरीके से किसान को काफ़ी क्या हुआ, फ़ायदा हुआ, और उनको ट्रैप से बचने में फ़ायदा हुआ। इट शुड ब्रिंग सम रेगुलेशन टू द कर्ब द अनफेयर बिहेवियर इन द विलेज ऑफ मनी लेंडर और ट्रेडर्स। इसकी वजह से क्या हुआ, जो ट्रेडर्स थे या मनी लेंडर्स थे, उनका पैसा क्या हुआ, थोड़ा मतलब बिजनेस में न लगने लगा। ठीक है, जिसके वजह से छोटे किसान जो थे काफ़ी फ़ायदे में जी रहे थे, मतलब उनको खेत वगैरह नहीं बेचना पड़ रहा था, और उनके जो क्रॉप्स थे बर्बाद होने के बाद भी वो काफ़ी अच्छे से रह रहे थे। तो इस तरीके से गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा मदद की इन लोगों की। इनके सब क्रॉप फेलियर अ पार्ट ऑफ द लोन शुड बी वेव ऑफ, यानी कि गवर्नमेंट यही कहती थी कि अगर आपका फसल बर्बाद हो गया किसी कारण के वजह, यानी कीड़े खा गए हैं या फ्लड आ गया, सूखा पड़ गया है, तो आपको क्या होना पड़ेगा, बहुत ही कम पैसा देना पड़ेगा। जैसे 50,000 ले गए हैं तो आपको 5,000 या 10,000 रुपये ही देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो इनसे काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता था इन छोटे छोटे किसानों को। द गवर्नमेंट शुड मेक द स्मॉल फार्मर्स अवेयर बट द बेनिफिट ऑफ मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक। जो गवर्नमेंट थी उनको कम मात्रा में, जैसे ये 2-3 लाख रुपए ले जाते थे फर्टिलाइजर वगैरह खरीदने के लिए, तो गवर्नमेंट क्या किया, एक नया और तरीका निकाल दी कि यार जो फर्टिलाइजर ले रहे हैं, सीड ले रहे हैं, वो क्या लिए, हमारी तरफ से लिए, यानी कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती थी कम रेट पे अच्छे हाई यील्डिंग सीड्स, यानी कि टेक्निक वगैरह जो मॉडर्न फार्मिंग है उनको प्रोवाइड करती थी काफ़ी सस्ते में,
ताकि छोटे छोटे किसान हैं वो भी आगे आ पाएँ, यानी कि वो भी आगे बढ़ पाएँ। अब आते हैं मीडियम और लार्ज फार्मर पे, यानी कि बीच वाले और बड़े किसान पे। अब जो बड़े बड़े किसान थे, यानी कि जो बीच वाले या जो बड़े किसान थे, इनके पास इतना ज़मीन होता था कि ये लोग क्या कर सकें, मतलब कि ठीक ठाक मात्रा में फसल को उगा सकें और उसको बेच भी सकें। तो जब ये लोग बेचते थे उसको पैसा मिलता था, उसी का इसका कैपिटल बन जाता था। मतलब इनको अलग से लोन नहीं लेना पड़ता था, क्योंकि पास ठीक ठाक मात्रा में क्या होता था, ज़मीन होता था और अच्छी खासी फसल हो जाती थी। तो यही है मीडियम और लार्ज फार्मर्स का। लेकिन जो छोटे किसान होते थे उनको लोन लेना पड़ता, चाहे गवर्नमेंट से लें चाहे माइंड लैंडिंग से लें। तो गवर्नमेंट से काफ़ी फ़ायदा होते थे, उनको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट आता है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, यानी कि दूसरा टाइप। हम इंटर में देखे ना, दो तरह की खेती होती है, एक फार्मिंग एक नॉन फार्मिंग। तो हमने देखा फार्मिंग, अब देखेंगे नॉन फार्मिंग, यानी कि जो खेती नहीं करते, यानी कि क्राफ्ट पर्सन वगैरह लोग। तो नॉन फार्मिंग यानी क्राफ्ट पर्सन करा, तो गांव में हर गांव में लगभग 25% लोग ऐसे होते थे जिनको खेती क्या होता था, नहीं करना आता था या करते ही नहीं थे, क्योंकि उनके पास ज़मीन नहीं होती थी। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग सामान बनाते थे, ठीक है, जैसे कि बास्केट वगैरह बनाते थे इस तरीके से, खांची वगैरह बनाते थे, ठीक है, यूटेंसिल यानी कि बर्तन वगैरह बनाते थे इस तरीके से, ठीक है, पॉट्स बनाते थे मिट्टी के, ईंटें बनाते थे, छोटे छोटे ईंटें बनाते थे, बुलक कार्ट यानी कि जो बैल खींचता है उस कार्ट को, ठीक है, जिसको हम टायर कहते हैं, ठीक है, टाली की तरह होता है बुलक कार्ट, तो वो लोग बनाते थे, ठीक है। तो ऐसे से लोग क्या थे, इंगेज हुए थे अलग अलग छोटे छोटे बिजनेसेस में, और उसको कमा के उसको नहीं बेच के कमाई करते थे। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यानी कि छोटे छोटे खिलौने भी बनाते थे ये लोग, कौन, जो नॉन फार्मिंग वाले लोग थे, यानी कि जो खेती नहीं करते थे। जूते बनाते थे कपड़ों के, रेडीमेड गारमेंट्स बनाते थे, अपने हाथों से क्या बुनाई करते थे और उसको बेचते थे। कुछ लोग क्या थे, ब्लैक स्मिथ यानी कि सुनार वगैरह थे, यानी कि लोहे को पीट कर एक आकार देके उसको फावड़ा बना के बेचते थे किसानों को। वॉशरमैन थे, यानी कि कपड़े धोने वाले धोबी थे, मतलब लोगों जो अमीर लोग थे कपड़े धोते थे उनके और उनको पैसा देते थे। वीवर्स यानी कि कपड़ा बुनने वाले लोग थे, जो औरतें होती थी वो कपड़ा बुनती थी उन लोग की। फिर ट्रेलर्स यानी कि दर्जी वगैरह थे, कपड़ा जो सिलते थे बड़े बड़े अमीरों को, तो उनको भी पैसा मिलता था। बार्बर्स थे, यानी कि कौन थे, बार्बर यानी कि बाल काटने वाले। साइकिल रिपेयर यानी मैकेनिक्स थे, जो साइकिल नहीं बनाते हैं, टायर पंचर हो जाता है तो बनाते हैं। तो ये लोग सारे क्या है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं। तो कोई भी आप एग्जाम्पल 4-5 लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है रिपेयर मैकेनिक्स, टीचर्स, डॉक्टर, नर्सेस एंड सो दे ऑन। सम पीपल वर्क ऑन कंस्ट्रक्शन, यानी कुछ लोग कंस्ट्रक्शन में भी काम करते थे। कंस्ट्रक्शन यानी कि जहाँ पर बिल्डिंग वगैरह बनती थी गांव वगैरह में, तो वहाँ पे लोग काम करते थे, क्योंकि पास क्या होती थी, खेती ही नहीं होती थी, ज़मीन ही नहीं होता था खेती करने के लिए। यहाँ पे कह रहा है कि सेंट्रल इंडिया यानी कि जो हमारा भारत है उसके बीच में कुछ ऐसा भी मतलब गाँव है जहाँ पर क्या होता है, उनके पास कोई काम नहीं रहता, मतलब इन लोग के अलावा भी काम नहीं रहता। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग महुआ जो होता है ना, महुआ की रोटी बनती है, उसको लोग बेच के क्या होते हैं, पैसा कमाते हैं। या हनी यानी कि जो मधुमक्खी होती है उनको लोग बेच बाच के पैसा कमाते हैं। तो ये मतलब बहुत गरीब लोग हैं। अब आते हैं कहाँ पे, वेस्ट बंगाल के यानी कि बिहार की तरफ, मतलब कि ईस्ट की तरफ, ठीक है, बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो वहाँ के जो लोग होते थे, वहाँ के छोटे छोटे गरीब लोग होते थे या छोटे छोटे किसान होते थे, वो मछली पालन पे यानी कि मछली वगैरह समुद्र से पकड़ते थे और उसको बेचते थे। इस तरीके से उनका जीवन क्या होता करता था धीरे धीरे। तो कुछ लोग गरीब लोग थे जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ काम करते, यानी कि खेती नहीं करते थे, क्योंकि उनके पास खेती नहीं होती थी। तो ये था हमारा चैप्टर आज का। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, टेक केयर।